हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और आज का जो पेपर है सभी बच्चों का मुझे पता है बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जो पढ़ा है वही आपके एग्जाम में आया है और एक एक प्रूफ के साथ जो है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जियोग्राफी का, इसके अलावा आपका हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का और इंग्लिश की प्रिपरेशन भी हम आप लोग को कराने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। तो सबसे पहले देखो, आप लोग का ये पूरा क्वेश्चन पेपर है जो आज आप लोग देकर के आए हैं, और इसके अलावा पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। और जिन बच्चों ने हमारी लाइव क्लासेस, जो डेली लाइव क्लासेस हुई हैं, जिन बच्चों ने वो अटेंड किए हैं, तो उन सभी बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। जो क्वेश्चंस बताए वो आए हैं। और यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ थी वो क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, तो हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर पेज वगैरह तो नहीं पलटते रहते, तो सीधा सीधा मैंने क्या किया है, आपका जो आज का क्वेश्चन पेपर हुआ है वो ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो पीडीएफ थी वो यहाँ पर जो है मैंने साथ में अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अपलोड किया। और उसके बाद मेरा जो इनसे क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था मेरा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको राजनीतिक विज्ञान का पेपर भेजा है जो कि आज ही हुआ है, और साथ में 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली पीडीएफ भी भेजी है। दोनों का मिलान करो, बताओ पेपर में कितना प्रतिशत आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पष्ट आपने जो राजनीतिक विज्ञान का पेपर और 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाली पीडीएफ भेजी है, उनका मिलान करने पर यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा दी गई अध्ययन सामग्री से पेपर में बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे सोवियत संघ का पतन हो गया, बर्लिन दीवार हो गया, खुले द्वार की नीति होगी, आसियान हो गया, ऐसे निश्चित उत्तर में सोवियत प्रणाली और विचारधारा, मिखाइल गोर्बाचोव, शार्क हो गया, शॉक थेरेपी हो गया, सोवियत संघ के विघटन का कारण परिणाम, चीन के आर्थिक सुधार। फिर उसके बाद देखो, अगर ओवरऑल अगर हम कंपेरिजन किया जाए तो देखो, प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट मैच हुए हैं यानी सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए हैं, लगभग 75 से 80% प्रश्न सीधे तौर पर आपकी पीडीएफ में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों से आए हैं। विषय आधारित प्रश्न, टॉपिक मैच, देखो यदि हम उन प्रश्नों को भी जोड़ ले जिनके विषय टॉपिक आपकी पीडीएफ में विस्तार से समझाए गए, जैसे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, पर्यावरण मुद्दे, तो यह प्रतिशत 85% से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे देखो, संक्षेप में आपका भेजा गया महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह इस परीक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी रहा है, क्योंकि पेपर का अधिकांश हिस्सा लगभग 80% से अधिक इसी सामग्री से तैयार हुआ प्रतीत होता है। तो ये देखो, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं कि सर का पढ़ाया वो कुछ नहीं होता, सर जो बताते हैं वो कुछ नहीं आता है, तो पूरा प्रूफ आपके सामने है। और अगर इसमें भी संतुष्ट नहीं है, प्रीवियस जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनको जाकर के आप लोग देखो, और फिर उसके बाद आकर के बताना कि आया कि नहीं आया। जिन बच्चों ने हमारी क्लासेस ली तो कमेंट सेक्शन में जरूर अच्छे अच्छे कमेंट्स देने हैं कि सर इतना पेपर जो है पढ़ा हुआ है, या फिर आप इतने नंबर का करके आए। बाकी 2-4 ऐसे बच्चे जरूर आते हैं जिनको लेना देना कुछ नहीं है, या फिर वो दूसरों के द्वारा पेड होते हैं कि हाँ हमें जाओ उस चैनल पर जाओ और ऐसे ऐसे कमेंट करके आओ, तो हम उनको इग्नोर करते हैं। बाकी जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए हैं, तो आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि आपका पेपर ओवरऑल कैसा हुआ है। तो रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सीधा सॉल्यूशन पर चलेंगे आपको लेकर के। तो सीधा आंसर है, देखो रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, बोरिस येल्सिन। एक बार मैं यहाँ पर जो है आवाज़ वगैरह चेक कर लेता हूँ कि ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है आपका, मालदीव किस वर्ष गणतंत्र बना, किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 1968 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए किस देश ने मार्शल योजना शुरू की, तो आंसर है अमेरिका। घ नंबर है, निम्न में से किस देश के द्वारा अमेरिका के साथ सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 पर हस्ताक्षर किए गए, सोवियत संघ। चौथा ऑप्शन इसका सही है। फिर है 5th वाला, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 99% जो आंसर्स है वो आपको एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे। 1% हो सकता है कि क्वेश्चन का आंसर जो हो मिसमैच हो, तो 99% क्या है बच्चों, एक्यूरेट मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताना है। 4 नंबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए, तो आंसर है बच्चों 1972। फिर 6 नंबर, 1975 में जनता के सांसद मार्च का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण। फिर है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आंसर है कांशीराम। फिर अभिकथन कारण से संबंधित है, तो इसमें अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट जो अभिकथन कारण है, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसी के साथ जो सेकंड था उसका बच्चों थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें हो जाएगा 51। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, तो 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। फिर है, बारबी डाल का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है, तो अमेरिका यूएसए के द्वारा किया गया है। भारतीय जनसंघ का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1951 में हुआ। प्रीवी पर्स की व्यवस्था को कब समाप्त किया गया, तो 1971 में संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया। फिर है, मंडल आयोग द्वारा सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी। इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चन जितने आप देख रहे हैं ना, सारे आपको जो जो बता रखे हैं वही आ रखे हैं सेम टू सेम।
27%। फिर है यूरोपीय संघ के झंडे में क्या दर्शाया गया है और वे किसका प्रतीक है। तो यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारों का एक घेरा दिखाया गया। ये सितारे यूरोप के लोगों के बीच एकता, मेल मिलाप और पूर्ण सद्भाव का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो जाएगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी के 2 मुख्य कार्य है इसके अंदर। पहला, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु सामग्री और उपकरणों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों या परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 था विश्व की 4 साझी विरासतों के नाम लिखिए। तो पहला है पृथ्वी का वायुमंडल, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा है समुद्री सतह, चौथा है बाहरी अंतरिक्ष। साझी विरासतें। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में वैश्वीकरण के विरोध के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है बच्चों आपका आर्थिक पक्ष का मानना है कि इससे स्थानीय उद्योगों और छोटे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। दूसरा है सांस्कृतिक विरोधियों का तर्क है कि इससे भारत की पारंपरिक संस्कृति और खान पान की आदतों का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है विकास के केरल मॉडल में किन चीज़ों पर विशेष बल दिया गया है। तो विकास के केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, प्रभावी खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर विशेष बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक विकास में आसियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। देखो, आसियान ने दक्षिण पूर्व एशिया में एक साझा बाजार और उत्पादन आधार बनाने की दिशा में काम किया है। इसने क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाकर एक स्थिर आर्थिक वातावरण प्रदान किया है। आसियान ने चीन और भारत जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करके क्षेत्र में निवेश और व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषदों के ढांचों में बदलाव। इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की सबसे महत्वपूर्ण मांग सुरक्षा परिषद के विस्तार को लेकर है। वर्तमान में इसके 5 स्थायी सदस्य शीतयुद्धकालीन विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आज की वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता है। परिषद के ढांचे में बदलाव जैसे विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व देना और स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना इसे अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाएगा। नेक्स्ट जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से भारत को क्यों छूट दी गई थी, कारण सहित लिखिए। तो भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से इसलिए छूट दी गई थी क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के ऐतिहासिक उत्सर्जन में भारत का योगदान बहुत कम था। विकासशील देश होने के नाते भारत की प्राथमिकता आर्थिक और विकास और गरीबी उन्मूलन थी। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में भी भारत विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 था कांग्रेस का एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में मूल्यांकन कीजिए। तो इसका जो है बच्चों आराम से यहाँ पर वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक देश के प्रधानमंत्री हो, उस दौरान देश को किन 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो 1964 से 1966 तक रहे और इनके समय जो है एक तो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, दूसरा है देश में खाद्यान्न का गंभीर संकट और मानसून की विफलता, जिससे निपटने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है 1975 के आपातकाल के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो 1975 के आपातकाल के कई गंभीर परिणाम हुए। नागरिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके सकारात्मक पक्ष में सरकारी कामकाज में अनुशासन आया, लेकिन व्यापक स्तर पर सत्ता का दुरुपयोग और अनिवार्य नसबंदी जैसे कार्यक्रमों ने जनता में गहरा असंतोष पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1977 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। फिर है 1989 के बाद चुनावी गठबंधन की आवश्यकता एवं महत्व पर एक टिप्पणी लिखी है। तो यहाँ पर जो है डिटेल में बच्चों इसको आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। इसको आपने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 21 है सोवियत संघ के विघटन और इसकी परिणतियों का वर्णन कीजिए। तो इसको भी आपने देखना है यहाँ पर। आई होप कि आप लोग बच्चों ठीक लिख के आएंगे। इसी के अथवा में क्वेश्चन था शॉक थेरेपी पर एक लेख लिखे। शॉक थेरेपी मैंने कहा था आएगा ही आएगा, जिसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 22 है नव स्वतंत्र भारत के सम्मुख कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे देश आज़ाद हो उसके बाद जो है देश के सामने क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। ये भी इसी के अथवा में क्वेश्चन है भारत राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो इसका क्या था कि जब राज्य पुनर्गठन हो गया यानी सभी राज्यों को जो भी हमारे विरासत वगैरह थी तो जो भी हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उनका जो है पुनर्गठन करना था। तो 1953 का कार्य राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करना था। आई होप कि इसको भी आप लोग अच्छे से लिख करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए, समझाइए। तो नेपाल में लोकतंत्र की बहाली एक व्यापक जन आंदोलन का परिणाम थी। 2006 में 7 दलीय गठबंधन, माओवादियों और नागरिक समाज ने मिलकर राजा के निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन किए। भारी दबाव के चलते राजा को संसद बहाल करनी पड़ी। अंततः नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना और उसने अपना नया लोकतांत्रिक संविधान अपनाया।
इसी के अथवा में क्वेश्चन था, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षिण सार्क की भूमिका और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत की गुट निरपेक्षता नीति का वर्तमान संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी बच्चों आप लोगों ने पढ़ना है यहाँ पर। आई होप कि आप लोग ऐसा डिट्टो लिख करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी के अथवा में है, भारत चीन संघर्ष के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शॉर्ट में लिखना है इसको आपने ब्रीफली। भारत चीन संघर्ष के दो मुख्य कारण रहे हैं, सीमा विवाद, विशेषकर अक्साई चीन और क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश नेफा को लेकर मतभेद। दूसरा है तिब्बत का मुद्दा, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा और 1959 में दलाई लामा को भारत द्वारा शरण देना, जिसे चीन ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। उदाहरण देकर के इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। आई होप कि बच्चों पूरे पेपर को जो है आप लोग काफ़ी अच्छे से करके आए होंगे। तो इसको आपने पढ़ना है। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की अभिव्यक्ति था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसको आपने देखना है। इससे रिलेटेड आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, अनुच्छेद आधारित प्रश्न। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में सम्मिलित सहयोग के विभिन्न रूपों का नाम उल्लेख कीजिए। तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा में सहयोग के 3 मुख्य रूप हैं, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निशस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण में अंतर बताइए। तो निशस्त्रीकरण में कुछ खास किस्म के हथियारों को पूरी तरह छोड़ने या प्रतिबंधित करने की मांग होती है, जबकि अस्त्र नियंत्रण में हथियारों को रखने या विकसित करने के संबंध में कुछ नियमों और सीमाओं का पालन किया जाता है। गा नंबर है, निशस्त्रीकरण हेतु किए गए कुछ प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो 1972 की जैविक हथियार संधि और 1992 की रासायनिक हथियार संधि, जिनमें इन हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित किया गया है। घा नंबर था इसमें, अमेरिका व सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण को क्यों अपनाया। तो अमेरिका और सोवियत संघ अपने परमाणु हथियारों को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें विनियमित करने के लिए अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। विश्वास की बहाली प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो विश्वास की बहाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश एक दूसरे को अपनी सैन्य योजनाओं और इरादों के बारे में सूचित करते हैं, ताकि गलतफहमी ना हो और टकराव की आशंका कम रहे। तो ये था बच्चों पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको नेक्स्ट अदर किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परचेज करने हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट में जो है आप इन PDF को परचेज कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर जो है आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, इतना बताते हैं हम आपको QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पेपर के लिए मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।